किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बौद्धिक विकास से ही आधुनिक समस्याओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर नजर रखी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जाए ताकि बुनियाद सुदृढ़ हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा पर बात करेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी एक नज़र डालेंगे। जैसा कि आज टॉपिक भी आप हमारा देख रहे होंगे, एनसीएफ की बात की गई है। एनसीएफ कहने का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा पर बात की जा रही है और यह कहा गया है कि यह जून महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, यानी कि इसी महीने की बात की गई है। और धर्मेंद्र प्रधान साहब कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ध्यान रखना है एक चीज आपको, ये मानव संसाधन विकास मंत्री अब नहीं है। यानी कि पहले जो होता था विभाग, वो क्या नाम होता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन इसे अब बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो यूपीएससी क्या है ना, आजकल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इस बार का प्रीलिम्स आपने देखा है तो बहुत ट्रिकी इस तरह का पूछने लग गई है। तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखिए, अगर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा उसे होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ लिया जाए। ठीक है, अब चलिए इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। फाइनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, यानी कि एनसीएफ। ठीक है, शॉर्ट में यही बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, रिकमेंडेशंस फॉर क्लास 3 to 12 विल बी रेडी इन जून। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं देश के, वो ऐसा कह रहे हैं। अब दो तीन बातें हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है फाइनल तैयार हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो जून में तैयार हो जाएगा। और किसके लिए यह है, इस बात को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूंकि प्रीलिम्स इस बार का जो हुआ है वो बहुत ट्रिकी हुआ है, छोटे छोटे फैक्ट को भी पूछ लिया गया है। यूपीएससी अब जो है बहुत रियायत देने के मूड में नहीं है, इसीलिए हम लोग जो अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव भी हम करेंगे, छोटी छोटी बातों पर भी हम अब गौर करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यह बातें ध्यान देने की जरूरत है। ये क्लास 3 to 12 के लिए है। ठीक है, हो सकता है आप पूरा पढ़ ले जाएं और आपके दिमाग से ये मिस कर जाए तो आप क्वेश्चन गलत कर ले जाएंगे। तो क्लास 3 to 12 विल बी रेडी इन जून, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 3 से 12 कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का अंतिम ड्राफ्ट जून तक जारी करने की घोषणा कर दी है। यह मुद्दा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यह जो बात की जा रही है एनसीएफ की, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि एनसीएफ है क्या और इसका प्रभाव क्या शिक्षा पर पड़ेगा, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं। इन सब चीजों को अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ पाठ्यक्रम, ध्यान देते चलना है, जो कीवर्ड है उस पर मैं आपकी नजर देते चलूंगा। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को डिजाइन करने, ठीक है, डिजाइन करने के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस के रूप में कार्य करती है और देश में नई शिक्षण प्रथाओं को सूचित करती है। यानी कि क्या चेंजेस हो सकता है एजुकेशन में, समय के साथ उसमें क्या बदलाव किया जाए। क्योंकि यह जरूरी हो जाता है कि जो 10 साल पहले जिस हम फ्रेमवर्क की पढ़ाई कर रहे थे, जो दिशा निर्देश था एजुकेशन का, निश्चित तौर पर एक दशक बदलते बदलते बहुत सारी नई तरह की चुनौतियां सामने आ जाती है। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए एआई की हम बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, साइबर फ्रॉडिंग की बात करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेज आए हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी बदलावें आएंगी आ गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यह ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पर इन चीज़ों को तय किया जाए, दिशा निर्देश जारी की जाए और शिक्षण प्रथाओं को भी सूचित किया जाए, उसमें ज़रूरी बदलाव हो तो उसे किया जाए। इसके लिए ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। भारत वर्तमान में 2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का अनुसरण कर रहा है, 2005 में। ठीक है, और अभी 2023 है, तो यहाँ से फिर से एक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। एनसीएफ नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। ठीक है, इसकी हालांकि आज थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए, आप इन चीज़ों को समझ जाए। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है एक बड़ा अम्ब्रेला है, इसको इस तरह से समझिए, और उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। उसी में एक जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ भी है। ठीक है, इसको समझना है। इसका एक अंदर का पार्ट ये है कि प्रमुख घटकों में से एक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा घटक है, तो उनमें से एक एनसीएफ भी है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के क्या क्या चीज ध्यान देना है, उद्देश्यों,
सिद्धांतों और दृष्टिकोण की सहायता से इस परिवर्तन को सक्षम और सक्रिय बनाने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, यानी कि यह जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात की गई है, जो भारत सरकार ला रही है, उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसको जमीनी रूप देने के लिए कहीं ना कहीं एनसीएफ मदद करती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ में कब कब संशोधन हुए हैं उसे अब हम जरा देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी जो भारत सर में चल रहा है, शिक्षा जिस तरह से चल रही है, जो फ्रेमवर्क है, वो 2005 का है। अब जो जून में आ जाएगा, ड्राफ्ट जब रेडी हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से 2023 से चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या क्या बदलाव हुआ है, कब कब शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, नेशनल जो फ्रेमवर्क है वह कब कब बदला गया है एनसीएफ, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, पूर्व में वर्ष 1975 में, 1988 में, 2000 और 2005 में इसमें संशोधन किया है और फिलहाल 2005 के आधार पर यह काम चल रहा है। प्रस्तावित संशोधन इसका 5वां संस्करण है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 2023 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए ये 5वां संस्करण हो गया। यह प्री ड्राफ्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जिसे आप जानते हैं, के पूर्व अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन, इनके नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब इसके 4 खंड होंगे। किसके? एनसीएफ के 4 खंड क्या क्या हैं उसे हम समझेंगे और आज के इस लेक्चर में किस खंड पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, 4 खंड क्या है, तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि स्कूली शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में जो बदलाव होगा तो निश्चित तौर पे स्कूली शिक्षा को देखते हुए क्या बदलाव किए जाएंगे, तो पहला खंड तो ये ले लिया गया है। दूसरा बहुत जरूरी हो जाता है कि बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि आधारभूत चरण की बात की जा रही है। तीसरा, अध्यापक को भी तो अपडेट करना होगा। जिस तरह से बच्चों को अपडेट रहना है, नई चुनौती के साथ नए फ्रेमवर्क आएंगे, नई पॉलिसी आप ला रहे हैं, बुक्स चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उन्हें भी समय के साथ कदम ताल करना होगा। इसलिए उनके भी जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है उसको भी बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जाहिर सी बात है उन्हें क्या किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा। फिर क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग होगा। तो ये सब सारे चीजें जो है समय के साथ किया जाएगा। और निश्चित तौर पे प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी बात की गई है, वयस्क शिक्षा। अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है इसको समझ लीजिए। प्रौढ़ शिक्षा का कहने का मतलब, और यहाँ सबसे पहले एक चीज ये समझिए, क्या है प्रौढ़ शिक्षा से जरूरी ये हो जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा जरूरी क्यों है। हम स्कूल की बात करते हैं, हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, हमने अध्यापक के लिए बात की, समझ में आ रही है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा क्यों? देखिए, किसी भी देश में ऐसा हो सकता है कि समय के साथ समावेशी विकास ना हुआ हो। एक पूरा जो धर्रा है, एक पूरा जो आयु वर्ग है, किसी समय में हो सकता है किसी कारणवश पिछड़ गया हो, लेकिन आप उसे यदि आप वैसा ही रहने देंगे तो आगे हो चल करके समतामूलक विकास का जो एक वांछित लक्ष्य है हमारा, हम उसे परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जाए, शिक्षित लोग जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए वे लोग जो भूतकाल में किसी कारणवश स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, निरक्षर रह गए, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार प्रौढ़ शिक्षा लेकर के आए, उन्हें सिखाए। एक अवस्था के बाद वो वृद्ध हो गए हैं, 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, 55 साल के हैं, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए, सरकार यूं ही ना छोड़ दे कि चलिए अब आप पे तो ध्यान नहीं देंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन का देखेंगे। ऐसा ना करे, उनके शिक्षा व्यवस्था की काम करे सरकार, उनके लिए उन्हें भी शिक्षित करे, ताकि ये भी जो वर्ग है यह भी अपना योगदान जो है राष्ट्रीय आय में हो, जीडीपी में हो, इन सब में योगदान दे सके और समाज के विकास में इनकी महती भूमिका है। क्योंकि ये प्रौढ़ लोग हैं, यह यदि शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे समाज के जो बच्चे हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो एनसीएफ है इसका 4था खंड यह दिया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण खंड है। चलिए, हम जिस पर बात करेंगे वह स्कूली शिक्षा के लिए आज बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब स्कूली शिक्षा पे हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 3 से 12 कक्षा तक की जो है उसके लिए यह ड्राफ्ट तैयार होगा जून में। इसीलिए हम जो बात करेंगे वो स्कूली शिक्षा के लिए बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले इसका उद्देश्य पहले समझ लेते हैं। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने में यह मदद करेगा। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा जो है उसका भारतीयकरण कर दिया जाए। ध्यान रखना है, सकारात्मक में 2-3 बातें हैं। एजुकेशन का जो है
वह भारतीयकरण किया जाए, स्वदेशी शिक्षा की ओर हम इसको अग्रसित करें। और दूसरा क्या है, व्यवहार परक या व्यवहार मूलक शिक्षा की बात की जाएगी, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। इसी में ट्रेनिंग वगैरह को भी प्रयोगात्मक शिक्षा की भी बात की जाएगी, ठीक है, ताकि आप कोई काम करके सीखिए। रटने की व्यवस्था इसमें नहीं है, ताकि रटना बंद हो जाए, बच्चों का उस पर दबाव हो, परीक्षा को लेकर के डर नहीं हो, सकारात्मक बदलाव की ये सब बातें की गई है। साथ ही भारत के संविधान द्वारा, यहाँ संविधान की चर्चा की गई है, संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज को साकार करने के उद्देश्य के अनुरूप सभी बच्चों हेतु उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। दो तीन कीवर्ड है इसमें, तो उसको ठहर के जरा हम देखते हैं। देखिए, संविधान की बात की गई है, संविधान की जब भी बात की जाएगी तो दो तीन चीजें, हम संविधान के आधार पे विधि के समक्ष बिल्कुल एक समान है, एक समान व्यवहार हमारा भारतीय कानून, भारतीय संविधान हम सभी नागरिकों के लिए करता है। तो समानता की बात, और समावेशन बहुत जरूरी है। यदि समावेशन नहीं होगा तो समाज का एक वर्ग जो है वंचित रह जाएगा, वह विकास के साथ कदम ताल नहीं कर पाएगा, ठीक है, वह पीछे कहीं छूट जाएगा। इसीलिए जो है समावेशी विकास की जरूरत है समय के साथ। और बहुल समाज को, यानी कि हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो विविधतापूर्ण समाज है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम थोपें, जो चीज, जो भाषा संभव है उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाए, वह तमिलनाडु के लोगों पर ना थोपा जाए, उनकी विविधता का ध्यान रखा जाए, उनके सभ्यता संस्कृति की भी ध्यान रखी जाए, वही चीज नॉर्थ ईस्ट पे ना थोपा जाए। तो इस तरह का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिसमें भारतीय समाज की समानता, समावेशिता और विविधता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसकी पूरी व्यवस्था इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में की गई है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि चार जो खंड हैं, उस चार खंड में हम स्कूली शिक्षा की बात करेंगे। अब चार खंड में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक स्कूली शिक्षा हो गया, दूसरा जो है बाल्यावस्था की बात किया था मैंने, तीसरा जो है अध्यापक के लिए जो बेहतर करने के लिए पाठ्यक्रम में दिशा निर्देश दिया गया था उसकी बात, और चौथा प्रौढ़ शिक्षा की मैंने बात की थी। तो उसमें पहला है स्कूली शिक्षा है तो एनसीएफ। अब इसको जरा देख लेते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, यह एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कि इसका पूरा जो एक तरह से समझ लीजिए लेआउट है, वह किसके आधार पर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर है। इसके क्रियान्वयन को सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है। और एनसीएफ एससी यानी कि स्कूलिंग एजुकेशन का निर्माण जो है यह एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। इसे प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में अपडेट भी किया जाएगा, और यह काम की बात है आपके लिए, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 संस्करण इसके हो चुके हैं, मतलब अगर 2023 में यह होगा इस जून महीने में, तो ये 5वां संस्करण होगा जो संशोधित किया गया है। तो अब यह तय किया गया है कि देखिए, कोई भी पाठ्यक्रम आ जाए, अब फ्रेमवर्क आए, उसे जो है 5 से 10 वर्ष में आप अपडेट कर लिया कीजिए, क्योंकि समय के साथ यह बहुत जरूरी हो गया है। 2005 को हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 2023 आ गया है, इतना लंबा समय हो गया है पूरे 18 साल का, तो जरूरी था कि आप इस समय पे अगर अपडेट किए होते तो भारत में कहीं ना कहीं, देखिए, स्कूली शिक्षा का जुड़ाव कहीं ना कहीं रोजगार से तो होता ही है, शिक्षा का सीधा जुड़ाव जो है रोजगार से है। वो वक्त चला गया जब आप रट के पढ़ते थे। आज की दुनिया जो है वो स्किल की दुनिया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, टेस्ला उनकी कंपनी है। अब इस स्टोरी को समझ लीजिए मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। टेस्ला इनकी कंपनी है। अब यहाँ पर ये कार बनाते हैं, जाहिर सी बात है, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह बहुत सारे रहते हैं। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले, और इन्होंने क्या कहा था कि मेरी कंपनी में काम करने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से आपको डिग्री इंजीनियरिंग की हो। तो लोग चौंक गए कि भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगा तो आप टेस्ला में नौकरी कैसे देंगे। इन्होंने कहा हम देंगे। कैसे? वह स्किल हो उसमें, यदि वो जानता है उस काम को, वो ऑटोमोबाइल के काम को जानता है, तो वो हमारे लिए काम करने आ सकता है, हम उसे जॉब दे देंगे। यह एलन मस्क का कहना है, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। एक उदाहरण और, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। इन्होंने एक स्पीच में कुछ दिनों पहले कहा था कि हम इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें रटने की व्यवस्था खत्म हो, जिसमें यह ना हो कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हो तभी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आप उस काम को जाने। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी
स्किल के तरफ भी ध्यान दिया था कि आप उस काम को सीखिए। रोजगार पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। यानी कि मुझे पढ़ाने आ रहा है, आपसे बात करने आ रहा है, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, इसके लिए मुझे किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। मुझे ये काम आता है, मैंने सीखा है, इसीलिए आप तक पहुंच पा रही है। तो यही करना है इसमें, यानी कि अपडेट करने का मामला यही है। यदि हम अपडेट करेंगे तो समय के साथ क्या रिक्वायरमेंट है समाज की, बाजार की, उस हिसाब से हम अपने शिक्षा पद्धति में बदलाव कर सकते हैं। पूरा मामला यहाँ पर यह है। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य देख लीजिए। भारत में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में यह काम करेगा। रटने की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि याद करना बंद कीजिए, क्योंकि आप तोता नहीं हैं, आप एक पक्षी नहीं हैं कि आप याद करें, ठीक है। कुछ समय पहले टीवी वगैरह पर आप देख रहे थे, रियलिटी शो होता है, उसमें एक बच्चा आ रहा है, उससे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसे याद है, वो जवाब दे रहा है। इससे बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये रटने की प्रक्रिया है, वो बच्चा नहीं है, वह तोता है। उसके गार्जियन को इस काम को रोकना चाहिए। उसको क्या करने देना चाहिए, सोचे, वो अपने मस्तिष्क का विस्तार करे, ठीक है, तर्क वितर्क करे, वह अपने आप से किसी को असहमत होने देने के लिए तैयार हो, वह दूसरों से सहमत हो, असहमत हो, इस तरह की व्यवस्था बनाने की बात हमारा जो अभी का पाठ्यक्रम आने वाला है एनसीएफ यह बात करता है, ठीक है। शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना है। आप आईआईटीएन हो गए, आप आईएएस हो गए, और जीवन में थोड़ा सा विषम परिस्थिति आता है कि पता चलता है कि सुसाइड कर लिया। देखिए आईआईटीज में क्या हो रहा है, धड़ल्ले से सुसाइड हो रहे हैं, और वहां कौन जा रहे हैं, जो एकदम हम कहते हैं आईआईटी से जो जीनियस है वो जा रहे हैं। लेकिन वो जीनियस जो है, थोड़ा सा जीवन की में विषम परिस्थिति आता है, झेल नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझे, शिक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, जब भी एग्जाम आता है, उसके बाद जब भी रिजल्ट आता है, ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उसमें सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसका रेशियो अचानक से बढ़ जाता है। आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी रिजल्ट आने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत अधिक दबाव में होते हैं बच्चे परीक्षा के समय। परीक्षा एक उत्सव है, उसको एक उत्सव के रूप में लीजिए। आपने जीवन भर जितना पढ़ा है, या जो 1 साल की 2 साल की जो भी पढ़ाई की है, उसका एक मूल्यांकन है, बस इतना सा उसका महत्व है। और निश्चित तौर पे अगर एक दिन खराब चला गया उस एग्जाम का, उससे आपका पूरा जीवन तय नहीं होता है, इसको समझने की जरूरत है। यानी कि इसको अधिक लचीलापन बनाया जाए। एनसीएफएससी का उद्देश्य सीखने को सुखद, किसको, सीखने को, यहां ध्यान देना है, लर्निंग की बात की जा रही है, सीखने को सुखद, बाल केंद्रित, यानी कि जो पठन पाठन है बच्चों के आधार पे हो जाए। बच्चे किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं। आज की जो हमारी पूरी स्कूलिंग है वह शिक्षक के हिसाब से है, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम में हम जी रहे हैं। शिक्षक आ रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है, वो डांट दिए चुप हो जाओ, ये असाइनमेंट बना के लाओ, इस हिसाब से चल रही है। तो इसे बदल के हम बाल केंद्रित कर दें, बच्चों को देखें कि वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से अपनी पूरी व्यवस्था को, शिक्षण व्यवस्था को करना है। और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने से रोजगार के लिए असीम संभावना हो जाएगा, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे फिर से संविधान ले आए, यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य का कहने का क्या मतलब है। लोकतांत्रिक मूल्य का जब मैं बात किया था तो बाल केंद्रित एक सोचिए, यानी कि बच्चों के हिसाब से, ठीक है, उसमें असहमति की पूरी गुंजाइश हो। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं देश में भी, जेएनयू है, आईएमसी है, आप ड्यू जाएंगे, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी जाएंगे, यहाँ सब पर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जहाँ डिबेट होता है, तो आप उनसे, प्रोफेसर से असहमत हो सकते हैं, वो बुरा नहीं मानते आपके तर्क का, वो विचार करके आते हैं, वो आपको बुक देते हैं कि ठीक है आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ इस टॉपिक पे, फिर डिबेट करते हैं। आप उनसे पूरी तरह असहमत हो सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब हुआ कि छात्र चाहे तो अपने शिक्षक के बात को काट दे। अब यहाँ हमारे यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम देश भर में है कि आप अपने शिक्षक से जरा असहमति होकर के दिखा लीजिए, फिर देख लीजिए स्थिति क्या हो जाएगी। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य शामिल नहीं है शिक्षण पद्धति में, इससे समस्याएं स्कूलिंग में बढ़ रही है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है इस एनसीएफ के द्वारा। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। 6 प्रमाणों के माध्यम से इसे सीखना है। अब वो 6 क्या है देख लिए। प्रत्यक्ष बात की गई है, एक देखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, ये 6 प्रमाण हैं। अब इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। आपको ये बहुत ध्यान में नहीं रखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे आप समझ लीजिए। प्रत्यक्ष क्या है,
5 इंद्रियों के माध्यम से धारणा के रूप में व्याख्या की गई है। हमारे जो शरीर में 5 इंद्रियां हैं उसके हिसाब से किया गया है। अनुमान, जो नए निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु अनुमानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी डिबेट होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप इंट्रो लिखते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, उसे पूरे सजाते संवारते हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसमें सारी बातें आप निचोड़ करके देते हैं। तो वह क्या हो, निष्कर्ष जो है अनुमानों का उपयोग उसमें हो। उपमान जो है सादृश्य और तुलनात्मक अध्ययन हो। आपको ये समझ में आए कि इस पेन में और इस मोबाइल में कौन अच्छा और बुरा हो सकता है, या दो पेन ही हो तो दो पेन में क्या अच्छा है, दो किताबें हो तो उन दोनों ही किताब में से किसकी स्टडी करें, दो अलग अलग तर्क हैं, दो अलग अलग विचार हैं, तो कौन आपके लिए बेहतर है। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन की बातें की गई है। और अर्थोत्पत्ति, निश्चित तौर पे कि ये दुनिया जो है ना वो अर्थ रूपी धुरी पे कहीं न कहीं घूम रही है, तो अर्थोत्पत्ति जिसमें पारिस्थितिक जन्य निहितार्थ के माध्यम से सीखना शामिल किया गया है। अनुपलब्धि जिसमें गैर अस्तित्व की धारणा को शामिल किया गया है। शब्द के माध्यम से एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सभी वास्तविकताओं के केवल एक अंश को जान सकता है। ये 6 जो हैं, एक तरह से 6 प्रमाण के माध्यम से सीखने की बात की गई है। यदि भारतीय दर्शन का जरा हम हवाला दे लें तो यहाँ पर 6 बातें की गई है, यहाँ पर 4 देख लीजिए। भारतीय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसकी हमने बात की है, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और लास्ट में शब्द प्रमाण, यहाँ पर हमने इसकी बात की थी। 4, यहाँ पर 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज शामिल किया जाएगा, तो भारतीय इतिहास की भी शिक्षाएं दी जाएगी इसमें। अपने इतिहास को जब तक कोई व्यक्ति सही से नहीं जान जाएगा तो भविष्य की ओर कैसे सही से बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास की शिक्षाएं शामिल होगी। कक्षा 2 तक कोई परीक्षा नहीं होगा। अभी अभी मैंने कहा था कि परीक्षा जो है उसको आनंददायी बनाने की बात की गई है, वह बोझ ना हो, उत्सव हो। इसके लिए क्या कि आप छोटे बच्चे हैं, उनको आप बिठा के कह रहे हैं चलो इतने मार्क्स आएगा, अगर तुमको कम मार्क्स आ गया तो तुम उससे बुरे हो गए या कमजोर हो गए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तितलियों पकड़ने की उम्र में जो है वो कंपटीशन लगा रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या गया है, कक्षा 2 तक कोई परीक्षा ना हो, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। कक्षा 10 के प्रमाणन के लिए छात्रों को मानविकी, गणित और कंप्यूटरिंग, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान क्षेत्रों से 2 आवश्यक पाठ्यक्रम लेने होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप जो है खुद चूज कीजिए, कुछ जो है कंपलसरी हो जाएगा और कुछ जो है इलेक्टिव हो जाएगा। आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कला शिक्षा लेना है या फिर आपको शारीरिक शिक्षा लेना है। कुछ चीजें कंपलसरी कर दीजिए कि मैथ सब सीख ले, कंप्यूटरिंग थोड़ा सा सभी पढ़ ले, बाकी 1-2 सब्जेक्ट इलेक्टिव बना दीजिए। इससे क्या होगा, वही जो बातें की थी मैंने कि लोकतांत्रिक मूल्य को शिक्षा में शामिल किया जाएगा, वह इन्हीं माध्यम से होगा। कक्षा 11 और 12 में छात्रों को अधिक दृढ़ रूप से जोड़ने के लिए समान विषयों में पसंद आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। कुछ टॉपिक होंगे जो आपको डिसाइड करने होंगे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट भी होंगे। मेरे जब इंजीनियरिंग कॉलेज का समय था उस वक्त भी हम लोगों के कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट को कंपलसरी था और कुछ सब्जेक्ट ऐसे था कि मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ और मेरे ही बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट जो है वह कुछ और पढ़ रहा है, वो दूसरे क्लास में फिर उस लेक्चर में चला जाता था और हम किसी दूसरे प्रोफेसर से दूसरा लेक्चर लेने चले जाते थे। बाकी जो है कुछ सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होते थे वो कंपलसरी सभी के लिए होता था। ये अच्छी बात है कि हम एक समान शिक्षा भी ले रहे हैं और अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है तो मैं वह भी पढ़ पा रहा हूँ। तो यही बातें यहाँ की जा रही है। माध्यमिक चरण के इस चरण को सेमेस्टर में विभाजित किया जाएगा। अच्छा, सेमेस्टर में विभाजित करने का मतलब होता है, मान लीजिए 1 साल में कोई एजुकेशन है तो 2 सेमेस्टर में उसे डिवाइड कर दीजिए। 2 सेमेस्टर हो गया, उस 2 सेमेस्टर में 6 मंथ और 6 मंथ पे एग्जाम हो जाएगा, तो लोड कम रहेगा कि पूरा साल पढ़ो फिर एक बार। बच्चे का 6 महीने में एग्जाम होगा, थोड़ा रहेगा कि चलो पढ़ाई लिखाई जो जारी रखा जाए। ठीक है, विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक विकल्प आधारित पाठ्यक्रम 1 सेमेस्टर का होगा। छात्रों को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के लिए 16 पसंद आधारित पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा। पसंद आधारित यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य शिक्षा का। वर्ष के अंत में एकल परीक्षा के विपरीत मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा की पेशकश की जाएगी और परिणाम प्रत्येक परीक्षा के संचयी परिणाम पर आधारित होगा। ठीक है, यानी कि कई चीजें होगी, प्रैक्टिकल होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, सेशनल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्लास के बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं टीचर्स के आधारित वो सब होगा और उसके बाद टोटल मार्क्स उसका जुड़ेगा, यानी कि संचयी परिणाम होगा, उसके आधार पे फाइनल मार्क्स निकाला जाएगा। तो इसमें क्या किया, एक तरह से समावेशी
चीज़ें किया, कई चीज़ों को ऐड किया। कुछ बच्चे हो सकते हैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हो, कुछ बच्चे को थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद हो, कुछ को आर्ट पसंद होगा, कुछ को साइंस पसंद होगा, ठीक है? तो उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया गया है। कला एवं अंतः विषयक क्षेत्र से संबंधित भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अभ्यास शामिल होंगे। यानी कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारतीयकरण पर जोर दिया गया है शिक्षा का। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो एनसीएफ की चर्चा हमने कर ली। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम नई शिक्षा नीति पर थोड़ा-सा बात कर लेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है 2020 का, ये एनसीएफ उसका ही एक घटक है, ठीक है? अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा सुधार के लिए वर्ष 2020 में अनुमोदित किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? शिक्षा के लिए एक समग्र एवं बहुविषयक दृष्टिकोण प्रदान करने, भारत के शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य रखा गया था। अब इसको जरा देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या-क्या हैं। स्कूल पूर्व से, यहाँ देखिए, स्कूल पूर्व से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना एक उद्देश्य है। इसको हम डिटेल से मैं बता भी दूंगा अभी। छात्रों के संज्ञात्मक और सामाजिक भावात्मक विकास पर आधारित एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना का परिचय। देखिए, यहाँ पर संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि यदि मान लीजिए जैसे कि आपकी हाइट, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे रहने के लिए क्या 6 फीट का ही जगह ही पर्याप्त है? नहीं, मुझे एक कमरा बड़ा सा चाहिए, उसमें वॉशरूम हो, टहलने के लिए जगह हो, टेबल, चेयर, कुर्सी, तभी तो समग्रतापूर्ण जीवन जिया जा सकता है। तो शिक्षा भी ऐसा ही हो कि जितना जरूरी हो वही नहीं हो, उसका इस तरह से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए कि सामाजिक भावनात्मक विकास भी उस छात्र का हो, शिक्षा इस तरह का हो। यही बातें इसमें की गई है। प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के विकास पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक साक्षरता में आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है। बच्चों को क्या करना है? तो मूलभूत साक्षरता, भाई उसको अक्षर ज्ञान हो जाए, आ हर से दीर्घ सीख ले, वो ABCD सीख ले, और क्या संख्यात्मक कौशल सीख ले, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सीख ले, ठीक है? बस थोड़ी सी उसे जानकारी हो, बाकी चीजें जो है क्या हो, उसमें सामाजिक भावनात्मक विकास पर उस समय जोर दिया जाए। शिक्षा में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया R&D पे शिफ्ट हो रही है। R&D कहने का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो निश्चित तौर पर अनुसंधान बहुत जरूरी हो गया है। अनुसंधान होगा तो नए नए संभावनाएं हमारे पास फिर आते चले जाएंगे, उस पर अधिक ध्यान दिया गया है। अब इस एक पूरे स्लाइड के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसको समझाता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या किया गया है, न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है ये, और ये ओल्ड है। यहाँ से समझिए, नीचे से इसे समझिए। अब जो है 4 भाग में इसे बांट दिया गया है नए में। यहाँ पर एक फाउंडेशन होगा, फिर क्या होगा, प्रिपरेटरी लेवल होगा, फिर मिडिल होगा, फिर सेकेंडरी लेवल होगा, ठीक? अब यहाँ से देखिए, क्लास यहाँ प्री स्कूल होगा। प्री स्कूल जो है एज 3 से 6, यानी कि कोई बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष का के समय में प्री स्कूल में होगा, और यहाँ पर ये 3 साल रहेगा। यहाँ पर क्लास जो है 1 और 2, कक्षा 1 और 2, यानी कि उसका एज तब 6 से 8 साल का होना चाहिए। यहाँ पर पहुंच जाता है जब क्लास 3 से 5 तक, और एज जो है 8 से 11 साल होगा। और यहाँ पर जो है एज 11 से 14 साल, और क्लास जो है 6 से 8 तक होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर वो बच्चा आता है, यानी कि जब वो 9 से 12 तक में आएगा, तब उसका उम्र 14 से 18 साल का होना चाहिए। यानी कि ये स्टेज पूरा इधर से बांट दिया गया। ओल्ड में क्या होता था कि यहाँ पर एक जो है फाउंडेशन होता ही नहीं था, ठीक है? और यहाँ पर मिडिल और प्रिपरेटरी लेवल को एक बना दिया जाता था। यहाँ पर कुल 10 वर्ष गुजारने होते थे बच्चों को, यानी कि 6 से 16 तक उसका एज ग्रुप होता था, और सेकेंडरी पे 16 से 18 का उसका एज ग्रुप दिया गया था। तो ये था उस वक्त, लेकिन उसे अब चेंज करके ये हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए इसी चीज को, है ना, कि ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर जो है वो पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर में कैसे है, उसको आप समझ लीजिए। अब ये अभी जो है उसके आधार पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसा मैंने कहा फाउंडेशन है ही नहीं, तो उससे आगे की बातें कहेगी 10 साल गुजारना होगा, 6 से 16, और फिर ये 2 साल का जो 16 से 18 मैंने कहा। अब यहाँ पर इसको ठीक से समझ लीजिए, जो कि वैसा ही बिल्कुल है। इसमें थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 ईयर जो है इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ईयर दिया गया है। 2 साल यहाँ पर क्लास 1 और 2,
और यहाँ पर जो है फाउंडेशन की बात की गई है तो एज 3 से 6 तक इसमें होगा। फाउंडेशन स्टेज जो है वह यहाँ पर मल्टी लेवल होगा, यहाँ खेल कूद आधारित शिक्षा होगी, ये सब इसमें बात की जाएगी। और प्रिपरेटरी लेवल पे क्या होगा, प्ले होगा, डिस्कवरी होगा, एक्टिंग बेस्ड जो भी एजुकेशन है वह यहाँ पर किया जाएगा। मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें यहाँ पर मिडिल स्टेज की, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की प्रक्रिया यहाँ शुरू करा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास जो है 6 से 8 के बच्चे होंगे और उनका जो एज ग्रुप है वह 11 से 14 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुसंधान आधारित शिक्षा इस जगह पर शुरू किया जाए, जिसमें मैथमेटिक्स को शामिल किया जाए, साइंस को शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वगैरह ऐड हो जाएंगे। उससे आगे 4 साल का होगा जो कि 9 से 12 तक होगा, और उस वक्त बच्चे का एज जो है 14 साल से 18 साल का हो जाएगा, और उस लेवल पे सेकेंडरी स्टेज पे जाकर के वह मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को पढ़ पाएगा, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, थिंकिंग प्रोसेस उसका बढ़े, लॉजिकल अप्रोच उसका हो, एप्टीट्यूड उसमें इस तरह का क्रिएट हो जाए, और वो स्टूडेंट के चॉइस के आधार पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इस आधार पे होगा। यानी कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे तो 5+3+3+4 की बात हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीजें यहाँ पर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संभव है परीक्षा में कभी यह भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ, उस पर डिटेल से बात करें, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी थोड़ा सा हमने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पक्षों पर मैंने बात की है वह आपके अध्ययन अध्यापन को समृद्ध करने में सहायक होगा। किसी दूसरे मुद्दे के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।